चलो बच्चों देखिए, प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 30। तो 30वां जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है बेटा, ये ना एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। इस टाइप का प्रश्न मतलब ये या फिर इससे संबंधित दो तीन क्वेश्चन है पूरे आपकी एक्सरसाइज में, बुक में। ठीक है, दोनों तीनों में से कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर आता है, पूछने को जरूर आता है 100%। और वो भी 4 नंबर या 6 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो 4 नंबर का प्रश्न है, बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल भी। और देखो, हमेशा बहुत सारे बच्चे इसको करना भूल जाते हैं। बहुत सारे टीचरों ने समझाया अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथडों से। ठीक है, लेकिन करने का जो तरीका है वो एक ही है, फ्लो एक ही है, एक ही मेथड से करना ही है। लेकिन पूरा अच्छे से लिख के आपको देना पड़ता है एग्जाम में, पूरे नंबर प्राप्त करने के लिए। ठीक है, जल्दी जल्दी शॉर्ट में नहीं करेंगे, अच्छे से करेंगे। देखो, ऐसा जो भी क्वेश्चन आएगा कि भाई सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय और परिमेय क्या होता है? परिमेय संख्याएं जिनको हम P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं वह परिमेय संख्याएं होती हैं, और जिनको हम नहीं लिख सकते P अपॉन क्यू के रूप में तो वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। P अपॉन क्यू मतलब बटे के रूप में, बटे के रूप में जब आप नहीं लिख सकते किसी नंबर को, वह आपकी क्या हो जाती है? अपरिमेय संख्या हो जाती है ना। अब देखो, बटे के रूप में किसको लिख सकते हैं? बटे के रूप में लिख सकते हैं हम P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और P अपॉन क्यू, और जो P और Q हैं दोनों ही आपकी कैसी होनी चाहिए? संख्या सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। सहअभाज्य मतलब कि को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर हमने बताया था क्या होते हैं। सहअभाज्य संख्या हमने बताई थी क्या होती है, इंट्रोडक्शन अगर आप देखोगे तो। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? सहअभाज्य संख्या होती है वह संख्या जिनमें, जिन दोनों संख्याओं में केवल और केवल उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, एक के अलावा कोई और ना हो, एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वह संख्या हमारी सहअभाज्य संख्या कहलाती है। देखो, अभाज्य बिल्कुल अलग है, ध्यान रखना, अभाज्य अलग है। ऐसा भी नहीं है कि अभाज्य संख्याओं का जोड़ा सहअभाज्य संख्या कहलाता है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या जरूरी नहीं है कि आपने दोनों अभाज्य संख्या ले ली और कहा कि ये दोनों सहअभाज्य संख्या है, तो वो हो सकती है, वो है। ठीक है, लेकिन उनके अलावा भी कोई नंबर हो सकते हैं। जैसे कि मान लिया मैंने एक ले लिया 5, एक ले लिया 6, इसके गुणनखंड क्या होंगे? 1 गुणा 5। और इसके क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, है ना भाई। तो इनमें भी देखोगे तो हमारा जो उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी एक सामान्य गुणनखंड जो है वो 1 है। तो ये दोनों ही हमारे नंबर कैसे हुए? सहअभाज्य हुए, सहअभाज्य। सह अभाज्य संख्याएं हैं ये दोनों, इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, चलो, तो इनको हम P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 5/6 इस तरीके से। तो यहाँ पे 5 और 2 दोनों के आपके जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो 1 होगा और कोई नहीं होगा। ठीक है, जिनमें एक से अधिक, एक से मतलब एक के अलावा कोई और गुणनखंड निकल आए, यानी 2 या 4 या 5 या 6, मतलब कुछ भी हो सिवाय एक को छोड़ के, तो वह संख्याएं हमारी सहअभाज्य संख्या नहीं कहलाएंगी फिर। ठीक, देखो, अब इस क्वेश्चन को पे आते हैं। इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है ना वो ये है कि हम कॉन्ट्रडिक्शनल मेथड से करते हैं, यानी विरोधाभास मेथड से करते हैं, उल्टा लेके चलते हैं। कुल मिला के हम मान के चलते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या क्या होती है ये हम जानते हैं। ठीक है, अपरिमेय तो नहीं जानते हैं, मान लो जिनको नहीं लिख सकते वो, हमें इतना पता है कि इनको नहीं लिख सकते, लेकिन परिमेय को हम जानते हैं कि हमें इसको कैसे लिख सकते हैं। परिमेय को हमें पता है कि हमें इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, और अगर ये लिखी गई उस तरीके से और हमारी मतलब परिमेय की संख्या फुलफिल होती है कंडीशन, तो ये परिमेय हो गई। और परिमेय की संख्या की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, जो कि परिमेय की कंडीशन की फुलफिल होनी चाहिए, तो परिमेय कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हुई, तो कह देंगे भाई ना, ये हमारी एक परिमेय संख्या नहीं है। तो फिर ये क्या होगी? परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगी। तो उल्टा लेके चलेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो इसमें सबसे पहले आपने लिखना है क्या, कि हम देखो हल करते हैं इसका। माना √3 एक परिमेय संख्या है, ऐसा लेके चलेंगे। माना √3, देखो √3 आ सकता है, √5 आ सकता है, √7 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। करने का तरीका यही है, सेम बिल्कुल। माना √3 एक परिमेय संख्या
है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे इस पूरे प्रश्न को। बहुत सारे बच्चे इसमें हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं कि सर ये नहीं समझ आता, ये नहीं समझ आता। अब हमने बोला कि ये एक परिमेय है। अब मैंने बोला परिमेय हम जानते हैं कैसी संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां P और Q क्या होते हैं हमारे, P बेटा हमारा अंश होता है, क्या होता है, अंश होता है। और Q क्या होता है हमारा, हर होता है, हर होता है। अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है तो न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये भी कहते हैं। ठीक है, तो अंश और हर कहने का तात्पर्य है कि इनका जो होगा, ये दोनों जो संख्याएं होंगी वो कैसी होंगी, हमारी दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होंगी, सह अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होंगी। ये दोनों हमारी P और Q, जहां P और Q दोनों सह अभाज्य संख्याएं, ये भी लिख देंगे, जहां P, Q सह अभाज्य संख्या हैं। और लिखेंगे, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, और Q भी हमारा क्या होना है, 0 के बराबर ना हो कभी भी। ठीक है, और Q हमारा 0 के बराबर हो गया तो हमें नहीं पता कि क्या मान आता है, यानी 1/0 का मान पता है आपको क्या होता है, नहीं, कोई नहीं जानता है ना, कोई नहीं जानता 0 से क्या, लेकिन 0/1 हमारा 0 होता है। तो ये अनडिफाइंड है बेसिकली। ठीक है, अनडिफाइंड है, अभी तक हमें नहीं पता है इसका मान। ठीक है, अनडिफाइंड है। तो जहां P और Q हमारे सहअभाज्य संख्याएं हैं और Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, यहां तक पहला पॉइंट, पहला चरण हमारा ये हो गया। ठीक है, पहला चरण ये हो गया। अब देखो इसको क्या करो, इसके साथ कुछ ऐसा ऑपरेशन करो कि अंडर रूट हटाना है हमें। अंडर रूट हटाना है, ये सोचो अंडर रूट हटाने का आपको सबको बहुत आसान तरीका पता है कि हम क्या करते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर क्या करते हैं बेटा, वर्ग कर दो। आप क्या कर दो, दोनों साइड वर्ग कर दो। अब दोनों साइड वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट 3 का स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर हो जाएगा, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा दोनों। अब देखो जब स्क्वायर हो गया, अब इसका अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बराबर P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। Q स्क्वायर को इधर ले आओ, Q स्क्वायर इधर आ गया, और 3 को नीचे ले जाओ तो P स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, ये आ गया भैया आपका समीकरण नंबर 1। इसे लिखेंगे आप समीकरण नंबर 1। अब देखो, अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 3 हमारा भाग दे रहा है किसको, P स्क्वायर को, यानी P को 3 काट रहा है, P स्क्वायर को। ठीक है, P को यहाँ पे क्या कर रहा है, 3 काट रहा है। स्पेस बनाओ, यहां समीकरण 1 में P स्क्वायर 3 से विभाजित है। देखो जो है वैसा लिखते जाओ चुपचाप, बस ध्यान से। ठीक है, यहाँ P स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो जो हम बोल रहे हैं, जो हमने देख रहे हो, जो आप लिख रहे हो ना, वो वही सही है। जो आप यहाँ देख रहे हो वो बस लिख दो, कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है। यहाँ समीकरण 1 में P स्क्वायर क्या कर रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, देखो किसी स्क्वायर में, यानी कि देखो 25 है, मान लो 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। 5 से 25 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, कितनी बार, 5 बार। जब स्क्वायर कट रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 बटे 5, तो 5 भी कट जाएगा, 5 भी कट जाएगा। कहने का तात्पर्य है P स्क्वायर को आपका P काट सकता है,
तो p को भी p काट सकता है ना, स्क्वायर वाली वैल्यू को मतलब कि नीचे वाली वैल्यू काट सकती है, विभाजित कर सकती है। यहाँ समीकरण 1 में पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो p भी 3 से विभाजित होगा, है ना। तो क्या होगा हमारा, 3 भी p से विभाजित होगा। जब p स्क्वायर हमारा कट रहा है तो 3 भी हमारा पूर्णतः कट जाएगा। ये हो गई हमारी एक बात, ठीक है। यहाँ पे एक बात हमारी इतनी प्रूफ हो गई, इतना बात ध्यान रख लो। अब क्या करो, आगे आगे एक काम करो, माना, ठीक है, या फिर आप लिख दो कि यहां पर क्या, माना यहां पे जो हमारा p है, माना p बराबर 3t रखने पर, p बराबर 3t लेने पर कह लो, या फिर समीकरण नंबर 1 में रखने पर, p बराबर 3t रखने पर, किसमें, समीकरण नंबर 1 में p बराबर 3t रख दो। 3t मतलब हमारा एक वेरिएबल मान लो, कुछ भी, ठीक है, हमने मान लिया है। तो p बराबर 3t रख दो, कहाँ पे बेटा, यहाँ पे p की मान रख दो 3t। तो देखो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा p की जगह 3t का स्क्वायर, है ना, बटे 3 तो एज इट इज है। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3t स्क्वायर अपॉन 3। एक 3 से एक 3 कट जाएगा, है ना, एक 3 से एक 3 कट जाएगा। चलो एक 3 से एक 3 काट दो। अब और स्पेस चाहिए भाई हमको, और स्पेस चाहिए, और स्पेस बनाओ। अब देखो क्या बचा, अब हमारा बचा क्यू स्क्वायर बराबर 3t का स्क्वायर अपॉन 3t का स्क्वायर बचा, है ना। अब ये लिख सकते हैं हम t स्क्वायर बराबर क्या, क्यू स्क्वायर अपॉन 3। फिर से देखो, फिर से आपकी वैसी सिचुएशन बन गई जो हमारी पहले बनी, यानी कि समीकरण नंबर 2 लिख दो इसको। जो समीकरण नंबर 1 की कंडीशन थी वैसी समीकरण नंबर 2 की कंडीशन आ गई। क्या आ गई कि 3 हमारा क्यू स्क्वायर, क्यू को भी विभाजित कर रहा है। 3 क्या कर रहा है, क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो आप फिर से वही बात लिख दो जो यहाँ दिख रही है, यहाँ 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो 3 क्यू को भी विभाजित करेगा, ठीक है। यहाँ 3 हमारा क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक है, तो 3 क्यू को भी विभाजित करेगा। ये मैंने आपको अभी समझाया था इस कंडीशन में, जब ये वाली हमारी कंडीशन आई थी तब मैंने आपको ध्यान से समझाया कि क्या, है ना, ये समझाया था। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्या, तो अब आपने आपने क्या देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ ये दिखाई दिया कि p को भी 3 ने काट दिया और q को भी 3 ने काट दिया, जबकि ये दोनों संख्याएं कैसी थी, सह अभाज्य संख्याएं थी। जब ये सह अभाज्य संख्या थी हमारी p अपॉन क्यू, तो ये 3 से तो नहीं कटनी चाहिए थी, 3 से कटनी चाहिए थी, बता, नहीं कटनी चाहिए थी। किससे कटनी चाहिए, सिर्फ 1 से कटनी चाहिए थी। जब ये हमारी 3 से यहाँ पे कट गई हैं तो यानी कि क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि विरोधाभास। क्या हो गया बच्चे, विरोधाभास हो गया। जब ये विरोधाभास हो गया यानी कि हमारी बात क्या हो गई, विरोध प्रूफ हो गई। ये विरोध हो गया हमारी बातों का कि भाई ये बात तो गड़बड़ आ रही है, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ क्या हो गया हमारा, विरोधाभास। या आप लिख सकते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, विरोधाभास। तो चूंकि अब आप लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं, चूंकि हमारा p और q दोनों को 3 विभाजित कर रहा है तो यह संख्या एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। तो यह एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि p तथा q, चूंकि p
P तथा Q दोनों को 3 पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा है। ठीक है, चूंकि P तथा Q दोनों को 3 पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा है, जबकि P और Q दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या हैं, तो ऐसा होना गलत है, तो ऐसा होना गलत है, तो ऐसा होना गलत है, गलत है। ठीक है, तो ऐसा होना गलत है, इसीलिए अब यहां पे देखो मैं ऐसे बना देता हूं, यहां से समझ लो, ये यहां पे आ गया मैं, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ आ गई बात? तो इसलिए हमारी √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ना कि परिमेय। ये बात इतनी समझ में आती है तो बताओ। देखो आपने बस यहां तक कर लोगे, आपको आगे याद रहेगा मुझे क्या करना है, आगे आपको याद रहेगा। देखो मैंने जो पहले माना, मैंने √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय मान ली। जब परिमेय है तो इसको मैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां P और Q क्या होंगी, दो सहअभाज्य संख्या होंगी। सहअभाज्य संख्या हमें पता होनी चाहिए क्या होती है, और Q कभी भी 0 के बराबर ना हो। तो ये आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी। अब अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, ये आपको पता है भाई, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके आप डिवाइड कर दो 3 से, एक बार P को भाग कर दो। अब P स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब P को भी 3 डिवाइड करेगा। यह समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण नंबर 1 व 2 से हम ये जानते हैं, ये लिख दो यहाँ पे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2, समीकरण नंबर 1 व 2 से P तथा Q दोनों को 3 पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा है, जबकि P और Q दोनों सहअभाज्य संख्या हैं, तो ऐसा होना गलत है, ऐसा होना हमारा गलत है। तो देखो ऐसे ही बना। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि P स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, और 3 हमारा P को भी डिवाइड करेगा, ये लिख दिया हमने जैसा हमें दिख रहा है। अब माना P बराबर 3T, P बराबर हमने कोई एक अलग वेरिएबल ले लिया 3T ले लिया, रखने पर हमने रख दिया समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो आपने यहां से सॉल्व करके लेके आए, आपने क्या देखा कि अब 3 हमारा Q को भी विभाजित कर रहा है, अब 3 क्या कर रहा है, हमारा Q को भी विभाजित कर रहा है। भाई कर रहा है ना समीकरण नंबर 2 में, है ना। जब समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से हमें क्या दिखा कि Q और P दो सहअभाज्य संख्या थी, और दोनों को कौन डिवाइड कर रहा है, 3, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि क्या होना चाहिए, 3 ना होके 1 होना चाहिए था। 1 होता तभी तो समझ आती है हमें बात कि भाई ये सहअभाज्य संख्या है, और सहअभाज्य संख्या होती तभी तो हम कह सकते थे ये परिमेय है। तो जो कि क्या हो गया, एक विरोधाभास हो गया, और विरोधाभास है मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है, तो कॉन्ट्रडिक्शन मतलब गलत प्रूफ हो गया, जो कि हम लेके चले थे परिमेय। तो परिमेय नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये अपरिमेय है। भाई जैसा कहते हैं ना, इवन और ऑड चेक करना है, जब हमारी संख्या इवन नहीं होगी तो क्या होगी, ऑड होगी ना। ऑड होगी जब इवन नहीं होगी, तो वैसा ही है, परिमेय लेके चले, परिमेय नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, अपरिमेय है। तो भैया यहाँ पे √3 क्या हुआ, अपरिमेय संख्या हुआ। बताओ समझ आया कि नहीं आया, देखो जल्दी से, है ना। नोट डाउन करो, फोटो लो इसका, और समझो, अच्छे से समझना है, और ऐसे ही लिख कर आपको आना है, पूर्ण रूप से ऐसे ही लिख के आना है बच्चों, बिल्कुल ऐसे ही नोट डाउन करके आना है एग्जाम में, तब आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, कुछ नहीं कटने वाला। क्लियर।